भारत के इतिहास में कुछ ऐसे लोग हुए जो सदियों से हमारे लिए प्रेरणादायी और श्रद्धेय रहे हैं। ऐसे ही कुछ आदर्श व्यक्तित्वों में महाराणा प्रताप का उल्लेख अगत्य से करना होगा। लेकिन न केवल हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को अपनी बहादुरी, पराक्रम और स्वाभिमान की भावना से प्रेरित करने वाले इस राजा का उल्लेख क्या देखने को मिलता है तो हल्दी घाटी में अकबर के साथ युद्ध में हार। यहाँ प्रश्न यह उपस्थित है कि यदि यह राजा पराजित है तो यह आदर्शवाद कैसे? इस आदर्शवाद का कारण यह है कि इस राजा ने अकबर जैसे शक्तिशाली विदेशी सम्राट के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। जहां पूरे उत्तरी हिंदुस्तान ने उस विदेशी सम्राट के सामने अपना सिर झुका लिया था, वहीं पर इस स्वाभिमानी राजा ने उस विदेशी सम्राट के सामने सीना तान के अपना स्वतंत्रता का जज्बा धारण किए मजबूती से खड़े रहे। लेकिन अब फिर से सवाल ये उठता है कि हल्दी घाटी की हार के बाद भी, अपनी राजधानी खोने के बाद भी यह राजा अजय कैसे हो सकता है? इस राजा के अजय रहने का मुख्य कारण यह था कि उसने हल्दी घाटी में की गई गलतियां भविष्य में कभी नहीं दोहराई और राजपूतों की अब तक की बेधड़क धड़क वाली युद्ध नीति को तोड़कर स्थिति के अनुसार गुरिल्ला रणनीति अपनाई। क्योंकि वे पहचान चुके थे कि मैदान के युद्ध में इस शक्तिशाली दुश्मन के सामने वे अपनी पूरी सेना के साथ इस पुरानी रणनीति से टिक नहीं पाएंगे। और आगे वाकई में इस गुरिल्ला रणनीति ने उन्हें बचा भी लिया और अजय भी रखा। आज हम इस अजय राजा की एक महत्वपूर्ण लड़ाई के बारे में जानने जा रहे हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद उन्होंने लगभग 19 बड़ी और 14 छोटी लड़ाइयां लड़ी। इन सब के बीच ये लड़ाई हल्दी घाटी की लड़ाई की तुलना में मुंह तोड़ जवाब ही कहना पड़ेगा, क्योंकि इस युद्ध में ही महाराणा प्रताप ने अपनी हारी हुई राजधानी को अकबर के चंगुल से फिर से मुक्त कराया था। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि हमें हल्दी घाटी की हारी हुई लड़ाई के अलावा उनकी और किसी लड़ाई की जानकारी नहीं है। यह उस अज्ञानता को मिटाने का एक ईमानदार प्रयास है। इसमें हम दिवेर के युद्ध की आवश्यकता के बारे में जानेंगे। दिवेर का भौगोलिक स्थान, महाराणा प्रताप की रणनीति, जबरदस्त शत्रु सरदारों पर विजय और राजधानी के ऊपर फिर से लहराता हुआ ध्वज। चलो तो फिर। नमस्कार दोस्तों, ये चैनल हमने इतिहास में घटी देश विदेश की अच्छी बुरी पर महत्वपूर्ण घटनाओं को प्लान व्यू द्वारा भौगोलिक परिस्थिति के साथ यूनिक तरीके से दिखा के समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको वो ऐतिहासिक घटनाएं समझने में आसानी हो और उसमें से जो भी अच्छा है उसे अपने देश की उन्नति के लिए स्वीकार करें और उनमें जो भी गलतियां हैं उनसे सबक ले और वे हमसे भविष्य में ना हो इतने जागृत बने। हर एक भारतीय एक जानकार व्यक्ति, एक जिम्मेदार नागरिक और एक सकारात्मक देशवासी बने, इसी विजन के साथ हम ये प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारा ये प्रयत्न आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने इस इबुना और हम चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए बेल बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमें ऐसे ही नए नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद भी कई शक्तिशाली मुगल सेनापतियों के हमला करने के बाद भी मेवाड़ झुका नहीं था। इतना ही नहीं, हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद स्वयं अकबर सम्राट ने मेवाड़ पर चढ़ाई की थी, क्योंकि उसका अनुभव था कि खुद अकबर ने अपने ऊपर चढ़ाई की है। उस दबाव से ही कितने शाह अकबर के आगे नतमस्तक हो चुके थे। लेकिन अब मुकाबला मेवाड़ के स्वाभिमानी राजपूत बाग के साथ था, तो आखिर में उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन फिर भी विजित क्षेत्र और राणा प्रताप पर अडिग रहने के लिए उसने विभिन्न स्थानों पर चौकी पहरों की स्थापना की और उस पर मंजे हुए सरदार नियुक्त किए, क्योंकि वह राणा प्रताप की मानसिक दृढ़ता और अतुलनीय कर्तृत्व को पहचान चुका था। हल्दी घाटी के युद्ध की हार की पार्श्वभूमि पर दिवेर की लड़ाई विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक तरीके से और दुश्मन की स्थिति को पूरी तरह भांपकर तैयारी के साथ लड़ी गई लड़ाई थी। इसलिए यह प्रशंसनीय होने के साथ साथ अभ्यासनीय भी है। उसके लिए सबसे पहले दिवेर की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। मेवाड़ में सबसे दूरस्थ किले के रूप में जाने जाने वाले कुंभलगढ़ से करीब 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अरवली माउंटेन रेंज में एक दूरस्थ घाटी है। इस घाटी के पास एक दिवेर नामक गांव होने के कारण इसे दिवेर घाटी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर से अजमेर जाने वाले राष्ट्रीय राज्यमार्ग पर उदयपुर से 193 किलोमीटर पर, वैसे ही राजसमंद से 60 किलोमीटर की दूरी पर दिवेर गांव स्थित है।
वर्तमान में दिवेर गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में दिवेर की घाटी उबड़ खाबड़, बहुत खड़ी और संकीर्ण स्वरूप की दिखाई देती है। इसलिए दिवेर पर हमला करना मूल रूप से एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि दिवेर का रास्ता बहुत संकरा फिसलन भरा था, जिसके चारों तरफ लंबी झाड़ियां और खड़ी घाटी थी। दोपहर में भी सूरज की किरणें वहां जमीन पर नहीं पहुंच पाती थी। नतीजा यह था कि हर तरफ कीचड़ और दलदल का अंबार लग गया था। आइए अब दिवेर के युद्ध की आवश्यकता को समझते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हल्दी घाटी की युद्ध में हार के बाद भी राणा प्रताप मुगल सेना से टक्कर देने के लिए गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाकर अपना अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे समय में स्वराज्य को पुनः प्राप्त करने और मेवाड़ के लोगों में मातृभूमि के बारे में जागरूकता और दृढ़ विश्वास पैदा करने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता थी। उसमें से लोगों में चेतना और विश्वास पैदा करने के लिए दुश्मन के शक्तिशाली सरदारों को हराना भी जरूरी था। राणा प्रताप ने ऐसे 2 शक्तिशाली सरदारों को लक्ष्य बनाया। उनमें से एक था सुल्तान खान। इसे तो दिवेर की शाही चौकियों पर नियुक्त किया गया था। सुल्तान खान कोई साधारण असामी नहीं था, बल्कि वह अकबर का चाचा तो था ही, लेकिन साथ ही वह एक पराक्रमी, धूर्त और चालाक योद्धा भी था। और इसी वजह से उस इलाके में उसकी एक तरह की दहशत निर्माण हुई थी। इतना ही नहीं, यहाँ सुल्तान खां की उपस्थिति के कारण राणा प्रताप की खोई हुई राजधानी कुंभलगढ़ में मुगल शाही सेना भी कुछ हद तक दृढ़ थी। इसी तरह बहलोल खान लोदी नाम का एक प्रसिद्ध पठान सरदार भी दिवेर घाटी के आगे तैनात था। दहेशत बिठाने के दृष्टि से उसे भी नष्ट करने की आवश्यकता थी। इसी तरह उस समय मेवाड़ पर प्रभुत्व की दृष्टि से मुगलों के लिए दिवेर घाटी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि घाटी के एक तरफ पाली एक महत्वपूर्ण गांव था और दूसरी ओर कुंभलगढ़ होने के कारण इस दिवेर घाटी मार्ग से ही मुगल सेना मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में आती जाती रहती थी। वास्तव में इसी मार्ग से मुगलों को मारवाड़ से आवश्यक आपूर्ति प्राप्त होती थी। इसी तरह कुंभलगढ़ की सुरक्षा को देखते हुए, जो बहुत महत्वपूर्ण था, हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद मुगलों ने दिवेर घाटी पर अधिकार कर लिया था और शाही चौकियों के माध्यम से क्षेत्र को घेर लिया था। इस युद्ध में जीत से शाही सेना की आपूर्ति को रोकना और स्वशासन हासिल करने के मामले में कुंभलगढ़ पर नियंत्रण हासिल करना संभव होने वाला था। इन सभी मामलों का गहराई से अध्ययन करने के उपरांत एक ही तीर से कई सारे निशान लगने वाले थे, इसलिए महाराणा प्रताप ने सोच समझकर यह अभियान चलाया था। इस युद्ध की रणनीति बनाते हुए राणा प्रताप ने अपने सेनापतियों के साथ हर चीज का गहराई से अध्ययन किया था। छोटी से छोटी बात पे भी ध्यान दिया गया, जैसे उदाहरण के तौर पर दिवेर घाटी के घने जंगलों को देखते हुए हमला किस समय करना उचित होगा। चूंकि दिवेर घाटी की सड़क बहुत पथरीली और दलदली है, तो कितना अश्वदल इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चूंकि पैदल सेना का अधिक उपयोग करना पड़ेगा, उन्हें नियत समय पर पहुंचने के लिए कितना पहले निकलना पड़ेगा। साथ ही भिल समुदाय पहाड़ों से शत्रु पर जहरीले तीर और पत्थर मारने के लिए पहाड़ों में किस सामरिक स्थान पर छिपेंगे। जिस दुश्मन का सामना करना है, वह किस शस्त्रास्त्र में सबसे ज्यादा कुशल है। ऐसे में उस शत्रु का सामना कौन करेगा और किस शस्त्र से करेगा। इस तरह छोटे से लेकर बड़े तक सभी पहलुओं में दूरदर्शिता के साथ योजना तैयार की गई थी। साथियों, इस क्षेत्र में हमने दिवेर की लड़ाई की आवश्यकता को समझा है। वैसे ही दिवेर की भौगोलिक स्थिति का भी अध्ययन किया और अंत में महाराणा प्रताप ने इस युद्ध के लिए क्या रणनीति बनाई, इस बारे में गहराई से जानकारी ली। समय की कमी के कारण हम आज यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन अगले भाग में हम देखेंगे कि महाराणा प्रताप ने किस तरह से ऐसे सोच विचार कर बनाई गई योजना को कैसे लागू किया और इसके दूरगामी परिणाम क्या हुए। या उससे भी ज्यादा महाराणा प्रताप जैसे विलक्षण योद्धा की जबरदस्त ताकत का युद्ध के मैदान पर प्रताप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी धरती पर गहन स्वाभिमान का इतिहास ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अवश्य शेयर करें, ताकि हल्दी घाट के पराक्रमी लेकिन पराजित योद्धा ये राणा प्रताप जी की पहचान मिट जाए और उस युद्ध से भी बढ़कर सरस इस दिवेर घाट की लड़ाई के विजयी और अजिंक्य योद्धा ये पहचान पूरी दुनिया में जा पहुंचे। धन्यवाद। वंदे मातरम।